बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 अप्रैल 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के लोगों को गर्मी में हीट वेव से राहत मिलने जा रही है। जब पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 6 जिलों को छोड़कर के बाकी 32 जिलों में बारिश, वज्रपात, मेघ गर्जन के साथ साथ तेज हवा चलने का अलर्ट जारी कर दिया है। जब मौसम विभाग ने 10 और 11 अप्रैल के लिए ये अलर्ट जारी किया है। दरअसल पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 और 11 अप्रैल को बिहार के कई जिलों में भयंकर बारिश होने की संभावना जताई है। इन जिलों में पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, मुंगेर, सारण, वैशाली, गोपालगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, समस्तीपुर, शिवहर, बांका और फिर मधेपुरा शामिल है। इस दौरान इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी पूर्वानुमान जताया है। दोस्तों राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है, लेकिन इस पर बहस और राजनीति अभी भी जारी है। जब पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो फिर इस बिल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। जब वक्फ की लड़ाई सदन, सड़क और कोर्ट तक जाएगी। जब तेजस्वी यादव के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि तेजस्वी यादव उसी पिता के बेटे हैं जिन्होंने कहा था कि बिहार का बंटवारा मेरी लाश पर होकर के होगा। लेकिन सत्ता के लालच और फिर तुष्टिकरण में उन्होंने सबसे पहले केंद्र सरकार के फैसले को अपना लिया। जब उनकी कथनी और फिर करनी में कोई समानता नहीं है। जब ऐसी मानसिकता वाले लोग सत्ता के लालच में किसी भी तरीके का समझौता कर सकते हैं। आपको बता दें कि वक्फ बिल पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये लोग राजनीति करते हैं। ऐसे लोग देश की जनता, एकता और फिर विचारधारा के लिए राजनीति नहीं करते। अब कोई कितना भी जस्टिफाई करे कि नरेंद्र मोदी और फिर बीजेपी ये लोग मुसलमानों का भला चाहते हैं और ये बिल मुसलमानों के हक में है, जब कोई इस पर अब यकीन नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि जिस तरह पिछड़े और फिर अति पिछड़े दलित आदिवासियों के लिए आरक्षण की लड़ाई को बढ़ा करके 65% किया गया, जिसे बीजेपी ने रोका और फिर आज मामला कोर्ट में है, उसी तरह अब आरजेडी वोट के खिलाफ मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया है। दोस्तों एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि 70% लोग मोदी को देखना नहीं चाहते हैं। पीएम मोदी को देखते ही चैनल बदल देते हैं। सर्वे में यह खुलासा हुआ है। आपको बता दूं कि हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। इसमें दावा किया गया है कि 70% लोग जब टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हैं तो फिर वे चैनल बदल देते हैं। ये सर्वेक्षण राजनीतिक क्षेत्र और फिर मीडिया के प्रभाव पर अध्ययन यानी कि रिसर्च करने वाले प्रमुख संगठनों द्वारा किया गया है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य ये जानना था कि प्रधानमंत्री मोदी की टीवी पर मौजूदगी का जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब सर्वे में विभिन्न आयु वर्ग, सामाजिक पृष्ठभूमि और फिर शहरी और फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया है। जब इस रिसर्च को समग्रता प्रदान करने के लिए लगभग 10,000 प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया ली गई है, यानी कि 10,000 लोगों से ये पूछा गया। जब सर्वे में यह पाया गया है कि 70% लोग टीवी पर प्रधानमंत्री का चेहरा देखते ही चैनल बदलने का विकल्प चुनते हैं। इनमें से अधिकांश लोगों ने इसका कारण राजनीतिक थकावट, लगातार एक ही नेता का दिखना और एक तरफा मीडिया कवरेज बताया है। एक प्रतिभागी ने कहा कि लगातार एक ही नेता को टीवी पर देखना उबाऊ हो जाता है। हमें विविधता चाहिए, ना कि सिर्फ राजनीतिक भाषण। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये परिणाम बदलते सामाजिक और फिर राजनीतिक दृष्टिकोण का संकेत हो सकता है। एक विशेषज्ञ ने कहा है कि जनता का रुझान अब नई और फिर विविध आवाजों की ओर बढ़ रहा है। बार बार एक ही नेता को दिखाने से लोग लगते हैं, जिससे मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं पर सर्वे में मीडिया की रिपोर्टिंग शैली पर भी सवाल उठाए हैं। एक तरफा कवरेज और राजनीतिक नेताओं के बार बार दिखने से जनता में थकावट महसूस हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि मीडिया को अधिक विविधतापूर्ण और फिर संतुलित रिपोर्टिंग पर ध्यान देना चाहिए।
दोस्तों, रामनवमी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया गया है, जहाँ बिहार से लेकर के हर कोने में भक्ति का रंग चढ़ा हुआ, जहाँ मंदिरों में भजन कीर्तन गूंज रहे हैं और लोग उत्साह में झूम रहे हैं। मगर इस खुशी के माहौल के बीच बिहार के औरंगाबाद जिले से एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। जहाँ यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने कब्रिस्तान में तोड़फोड़ करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जहाँ कब्रों पर चादरें जलाना और फिर दीवार तोड़ना, ये साफ तौर पर साजिश की बू आ रही है। मगर पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए हालात को काबू में कर लिया है। यह शनिवार की देर रात औरंगाबाद में नवाडीह मोहल्ले में कुछ अज्ञात बदमाशों ने कब्रिस्तान में घुस करके उत्पात मचाया। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन असामाजिक तत्वों ने कब्रिस्तान के अंदर एक इमारत के गेट की दीवार को नुकसान पहुंचाया और फिर कब्रों पर चढ़ाई गई चादरों को आग के हवाले कर दिया। ये सब उस वक्त हुआ जब रामनवमी की तैयारियां अपने चरम पर थी। जैसे ही ये खबर फैली कि मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान पहुंच गए और फिर गुस्सा तो था, मगर उन्होंने संयम बरता और इस हरकत की एकजुट होकर के निंदा की, जहाँ कोई भी गलत हरकत नहीं की। वहीं पर रामनवमी को लेकर के बिहार पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर थी। जैसे ही ये सूचना मिली, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। औरंगाबाद के एसपी और फिर डीएम बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और फिर भीड़ को शांत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जहाँ आला अफसरों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया है कि इस साजिश के पीछे जो भी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये तेजी से उठाया गया कदम ही था जिसने माहौल को बिगाड़ने से बचा लिया है। दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जब वक्फ बिल पर मोदी सरकार के समर्थन के बाद जेडीयू में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। अब तक पार्टी के 6 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। यह ताजा घटनाक्रम में पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नायर और फिर बेतिया जिला उपाध्यक्ष नदीम अख्तर ने पार्टी छोड़ दी है। इससे पहले भोजपुर की मोहम्मद दिलशाद राइन, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी और फिर पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी पार्टी से नाता तोड़ दिया था। हालांकि जेडीयू ने दावा किया है कि कासिम अंसारी कभी पार्टी के आधिकारिक सदस्य नहीं रहे। वहीं पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करके गठबंधन धर्म निभाने की कोशिश की, लेकिन इसका सीधा असर पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं पर पड़ा। जहां पार्टी के कई नेता इस फैसले से असहमत हैं और फिर इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ बता रहे हैं। हालांकि अब तक पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम गौस और फिर गुलाम रसूल बलियावी पार्टी के साथ हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार से वक्फ बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और मामले को देश के हाई कोर्ट में ले जाया जाएगा। वहीं पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस्तीफे पर सफाई देते हुए कहा है कि आरजेडी नेताओं ने मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहने पर भी अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। उन्होंने आरजेडी एमएलसी अनवर हुसैन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे वक्फ संपत्तियों के सौदे में शामिल है। दोस्तों, वक्फ बिल के लोकसभा और फिर राज्यसभा के पास होने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गए हैं, भड़क गया है। इस बिल का विरोध करने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सबसे आगे हैं। जब बिल पास होने के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी हार मानते नहीं दिख रहे हैं। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर वक्फ बिल 2024 में गुपचुप तरीके से नया प्रावधान जोड़ने का आरोप लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बिल की 3D धारा बहस और फिर पारित होने के दिन ही पेश की गई है, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि ये प्रावधान मुस्लिम धार्मिक स्थलों यानी कि मस्जिद, इमाम बारे दरगाह को वक्फ बोर्ड से छीनने की साजिश है। उन्होंने कहा है कि ये धारा मूल बिल में नहीं थी, बल्कि बहस के दिन गुपचुप तरीके से जोड़ दी गई है। वहीं पर बिल की 3D धारा को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 3D धारा से मस्जिद, इमाम बाड़े और फिर दरगाह जैसी धार्मिक संपत्तियां वक्फ बोर्ड से छिन जाएंगी और मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक स्थल खो देगा। उनका आरोप है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि उन्हें छीनने का जरिया बन गया है। वहीं पर मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद सरकार दिल्ली में करीब 180 वक्फ संपत्तियों को निशाना बनाएगी, जो कि फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अवैध कब्जे में है। उन्होंने कहा है कि सच्चर कमेटी ने इन संपत्तियों को वक्फ घोषित करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपने की सिफारिश की थी, लेकिन अब सरकार उन्हें
छीनने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी बताया है कि JWC की बैठक में इस प्रस्ताव के खिलाफ लिखित विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मैं लोकसभा में इस मुद्दे पर आवाज उठाने वाला अकेला व्यक्ति था। असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक को काला कानून करार देते हुए कहा कि ये मुसलमानों की धार्मिक पहचान और फिर अधिकारों पर सीधा हमला है। आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध करते हुए लोकसभा में इसके मसूदे की कॉपी फाड़ दी थी। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ये भारत की आस्था पर हमला है और मुसलमानों को अपमानित करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक को लाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। दोस्तों, बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए रैयतों को 31 मार्च तक जमीन से संबंधित स्वघोषणा पत्र विभाग को उपलब्ध कराना था, लेकिन बहुत से ऐसे जमीन मालिक हैं जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वघोषणा पत्र जमा नहीं कर सके हैं। ऐसे में सरकार ने स्वघोषणा पत्र देने के लिए और 15 दिनों तक का समय दे दिया है। दरअसल जमीन मालिकों को 31 मार्च तक स्वघोषणा पत्र जमा करना था, लेकिन बहुत से लोगों ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने स्वघोषणा पत्र देने की तिथि को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से रैयतों को बड़ी राहत मिली है। अब जमीन मालिक 15 अप्रैल तक अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में दे सकेंगे। राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के मुताबिक 15 दिनों की तिथि मुख्य रूप से उन जिलों के लिए बढ़ाई गई है जिन जिलों में स्वघोषणा पत्र जमा करने की उपलब्धि काफ़ी कम रह गई है, लेकिन इसका लाभ सभी जिलों के जमीन मालिकों को लाभ मिलेगा। वैसे जमीन मालिक जिन्होंने अब तक अपनी जमीन का स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किया है, अगले 15 दिनों के भीतर जरूर कर लें, वरना उनकी परेशानी बढ़ सकती है। दोस्तों, कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले बीजेपी हमलावर हो गई है। जब केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने अलग ही नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा है कि पहले बेगूसराय के सिमरिया घाट आएं, जहां गोबर आलू फाँक करके यानी कि खाकर गंगा जी से माफ़ी मांगे और प्रायश्चित करें। रविवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी पहले ये आंकड़ा दें कि 60 साल कांग्रेस ने इस देश में राज किया तो फिर कितनों को रोजगार दिया। उन्होंने कहा है कि 60 साल के राज में कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जो उनके कारनामों को पीएम नरेंद्र मोदी ने भरने का काम किया है। जो आज देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। 1971 में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे। इंदिरा तो शासन में आ गई, लेकिन देश गरीब होते चला गया। वहीं पर मोदी जी ने 10 साल में 4.5 करोड़ गरीबों को आवास बनाया, शौचालय बनाया या बिजली की सुविधा दी, गैस कनेक्शन दिए। मोदी जी ने लोगों को सबल बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रायश्चित करना चाहिए। इसके लिए उनको बेगूसराय की सिमरिया धाम जाकर के गंगा जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। सफ़ेद कॉलर का टी-शर्ट पहन करके भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे। जनता को पता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, जबकि मोदी तो देश को भी 10 साल में 5वें स्थान पर ले गए हैं। दरअसल बात यह है कि राहुल गांधी आज बेगूसराय में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में कन्हैया कुमार के साथ दिखेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बिहार के युवा साथियों, मैं 7 अप्रैल को पलायन रोको नौकरी दो मार्च में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए बेगूसराय आ रहा हूँ। आप भी सफ़ेद टी-शर्ट पहन करके आएँ, जहाँ सवाल पूछे और फिर अपने अधिकारों के लिए सरकार पर दबाव बनाने और फिर उसे यानी कि सत्ता से हटाने के लिए आवाज़ उठाएं। उन्होंने सफ़ेद टी-शर्ट मुहिम में शामिल होने के लिए लिंक भी शेयर की है। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किए जाने के बाद कंपार्टमेंटल तथा विशेष परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है। जब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल तक है। यदि छात्र इंटरमीडिएट परीक्षा में के 1 या फिर 2 विषय में फेल हो गए हैं तो फिर वे कंपार्टमेंटल परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। वहीं पर जिन छात्र किसी कारण से पूरी परीक्षा ही छोड़ दी थी, वह विशेष परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। जब मई महीने में कंपार्टमेंटल तथा विशेष परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा, जहाँ फॉर्म भरने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 8 अप्रैल तक अंतिम तिथि है। जब परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा और छात्रों को BSEB की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाना होगा और फिर संबंधित यहाँ पर जा करके फॉर्म भर सकते हैं।
हाँ दोस्तों, राहुल गांधी आज 7 अप्रैल को बिहार के बेगूसराय में आ रहे हैं, बेगूसराय जिला आ रहे हैं। अब इस बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां कांग्रेस की लुटिया डुबोते हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली भी गए थे, जहाँ कांग्रेस की करारी हार हुई थी। अब अंतिम में बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस को अब राजनीतिक मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राहुल गांधी जिस राज्य में कदम रखते हैं वहां कांग्रेस की दुर्गति तय होती है। जब बिहार की जनता अब इनके दिखावे को अच्छी तरीके से समझ चुकी है। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। 2010 में उनके पिताजी ने वक्फ संशोधन बिल की बात कही थी। जब तेजस्वी को चाहिए कि वे अपने पिता के विचारों और फिर विरासत को दें। जब लोग तेजस्वी को नहीं बल्कि लालू यादव को जानते हैं, तेजस्वी उन्हीं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में बीजेपी के नेता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज को जंगल राज बताते हैं, लेकिन ऐसा शर्मनाक वाकया उस दौर में भी नहीं हुआ जिस दौर में अभी के दौर में जो शर्मनाक घटना घटी है। जब बिहार के डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, 2 मंत्रियों और फिर कई विधायकों की मौजूदगी में भरी सभा में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने अधिकारी को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दे दी। जहाँ सार्वजनिक सभा में एंकरिंग कर रही महिला एंकर से इस तरह से बदतमीजी की गई कि वे रोने लगी। जब एक और कर्मचारी को मां बहन की गालियां दी गई। यह मामला पुलिस से लेकर के सरकार तक पहुंचा है। लेकिन बीजेपी नेता का रुतबा ऐसा है कि पूरी सरकार नतमस्तक है। यह घटना इसी 3 अप्रैल की है। यह कार्यक्रम नगर विकास विभाग का था। राजधानी पटना में हुए इस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन समेत कई विधायक शामिल हुए थे। पटना में नगर निगम के नए कार्यालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान हुआ वाकया शर्मनाक और फिर हैरान कर देने वाला है। जहां आपको बता दें कि पटना नगर निगम के उप नगर आयुक्त हैं रामाशीष शरण तिवारी। जी हाँ, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रामाशीष शरण तिवारी ने पटना के नगर आयुक्त के साथ साथ पुलिस को लिखित आवेदन देकर के अपने साथ हुए वाकये की जानकारी दी है। उनके आवेदन के मुताबिक नगर निगम कार्यालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पटना की मेयर के बेटे शिशिर कुमार ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी है। शिशिर कुमार ने उनकी स्वर्गीय मां को भी गालियां दी है। आपको बता दूं कि शिशिर कुमार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए मॉडल टाइम टेबल निर्धारित किया गया है। इस निर्देश के अनुसार बिहार के सभी सरकारी स्कूलों की टाइमिंग आज यानी कि 7 अप्रैल 2025 से बदल दी गई है। आपको बता दूं कि ये फैसला जून तक के लिए लिया गया है। ये आदेश पूरे बिहार के सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में लागू होगा। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार स्कूलों की टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से होगी। वहीं कक्षाएं 12:30 बजे दोपहर तक ही चलेगी। आपको बता दें कि गर्मी के चलते सभी कक्षाएं 6 घंटे ही चलेगी। यह बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा 7 अप्रैल 2025 से 1 जून 2025 तक के लिए गर्मी के कारण स्कूलों के संचालन के लिए निर्धारित नया टाइम टेबल दिया गया है। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी में एक युवक को 8 से 10 दिनों तक साइबर शातिरों ने डिजिटल अरेस्ट करके रखा है। जहां उससे 22 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली गई है। सुनियोजित ढंग से जाल बिछा करके उसे उलझाया गया। खुद को टेलीकॉम डिपार्टमेंट का अधिकारी बता करके बदमाशों ने युवक को झांसे में लिया। जहां आपको बता दें कि सीतामढ़ी के डुमरा का ये मामला है। यहाँ के निवासी आकाश से डिजिटल फ्रॉड की टीम ने 22,34,000 रुपए की ठगी कर ली है। ये ठगी फ्रॉड की एक टीम ने पूरी सुनियोजित ढंग से जाल बिछा कर की है। वर्षों की जमा पूंजी गंवाने के बाद युवक ने साइबर थाने में अज्ञात फ्रॉड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। साइबर फ्रॉड की एक पूरी टीम थी जिसने मिलकर के ये ठगी की है। जब बताया गया है कि फ्रॉड ने उसे एक मोबाइल नंबर से कॉल करके खुद को टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कर्मी बताया। आकाश को उसके खिलाफ टेलीकॉम के 24 FIR दर्ज होने की जानकारी दी। वह जब तक कुछ समझ पाता कि तुरंत दूसरे नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। जहाँ उसके नंबर को बंद करने की चेतावनी दी गई। दूसरा कॉल आने वाला फ्रॉड खुद को पुलिस वाला बताया। आकाश को कहा गया है कि जैसा कह रहे हैं वैसा करो, नहीं तो फिर जेल भेजे जाओगे। इस तरीके की धमकी दी। अब तक आकाश फ्रॉड की टीम का माजरा पूरी तरीके से नहीं समझ सका था। वहीं पर आकाश ने इस दौरान फ्रॉड से कहा कि वह इसकी शिकायत साइबर पुलिस से करेगा। फिर फ्रॉड ने उसे मदद का भरोसा दिला करके फर्जी साइबर हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करा दिया। शिकायत करने की बात कही, जब वह नंबर भी फ्रॉड की टीम के साथ ही था। उसके बाद क्या था, इसके साथ फ्रॉड कर लिया गया।
दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार ने युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। जब सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग में खाली पड़े 1249 पदों पर भर्ती निकालने का ऐलान किया है। इसके लिए विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए विभाग के सचिव जयसिंह को सख्त निर्देश दिए हैं। विभाग में फिलहाल 11,262 कर्मी कार्यरत हैं और नई बहाली के बाद ये संख्या बढ़कर के 12,511 हो जाएगी। इससे युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही भूमि सर्वेक्षण के कार्य में और तेजी आएगी, जिससे बिहार के विकास में मदद मिलेगी। नई भर्ती में विभिन्न सिविल प्रभारी, कानून को लिपिक और फिर अमीन के पद शामिल है। इन पदों के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। जब पिछले भर्ती में जुलाई 2024 में 9,888 सर्वे कर्मियों का चयन हुआ था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने पदों पर योगदान नहीं दिया था, जिसके कारण इन 1249 पदों को फिर से भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जो नई बहाली होगी उनमें शिविर प्रभारी के 49, कानूनगो के 58, लिपिक के 89 और फिर सबसे अधिक अमीन के 1053 पद शामिल है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने भूमि सर्वे का कार्य प्राथमिकता में रखा है और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये कार्य 2 चरणों में किया जा रहा है, जिससे पहले चरण में 20 जिलों के 89 अंचल का शामिल है और फिर दूसरे चरण में राज्य के यानी कि बिहार के बाकी 445 अंचलों में सर्वेक्षण और बंदोबस्त का काम जारी है। दोस्तों, कहते हैं कि ये किस्मत जो है, किस्मत कब पलट जाए, कब कौन कहां से आ जाए, कोई पता नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति है जो राजमिस्त्री का काम करता था, यानी कि मजदूरी करता था, लेकिन वो आज करोड़पति बन गए हैं। 1 करोड़ रुपए जीते हैं। किसमें? ड्रीम 11 में। जी हाँ, मामला बिहार के छपरा का है। जब बिहार के छपरा के एकमा गांव के मजदूर की किस्मत रातों रात बदल गई, जब बेंगलुरु में राजमिस्त्री का काम करने वाले आनंद ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 पर 1 करोड़ रुपए जीते हैं। आनंद ने ये रकम IPL 2025 की मुंबई इंडियंस और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मैच में अपनी टीम बना करके जीती है। आनंद पिछले 6 महीने से ड्रीम 11 पर टीम बना रहे थे। इस दौरान उन्होंने लगभग 15,000 रुपए खर्च किए थे। आनंद का परिवार अभी एक कच्चे मकान में रहता है। उनके पिता सब्जी बेचते हैं और फिर माँ खेतों में मजदूरी करती है। इस जीत के बाद गांव में खुशी का माहौल है। रिश्तेदार और दोस्त उनके घर पर बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। आनंद की मां का कहना है कि उनका बेटा पहले बेंगलुरु में मजदूरी करता था, बाद में वे राजमिस्त्री बन गया, जब उनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। आनंद ने कहा कि वे इस जीत की रकम से सबसे पहले अपनी मां का सपना पूरा करेंगे और एक पक्का मकान बनवाएंगे। आनंद ने अपनी इस जीत के बाद लोगों को सलाह भी दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी इस गेम की लत ना लगाएं, इसे सिर्फ मनोरंजन के तौर पर खेलें। उनका मानना है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर भाग्य आजमाना ठीक है, लेकिन इसे जुनून या लत नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद जदयू में विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। कई मुस्लिम नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं पर जदयू के कई नेताओं ने वक्फ बिल पर पार्टी के स्टैंड की आलोचना की है। इसी कड़ी में पार्टी के MLC खालिद अनवर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज डरा हुआ है, खौफ में है, भरोसा टूटा है। जब विपक्षी दल नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे हैं, जब केंद्र सरकार अपनी बातें बताने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा है कि जिस मकसद के लिए वक्फ बिल लाया गया, केंद्र सरकार ने जो बातें बताई थी उस पर लोग यकीन करने को तैयार नहीं है। मुस्लिम समाज के डर को कैसे दूर किया जाए, हमारी और फिर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। खालिद अनवर ने कहा है कि सरकार इसलिए नहीं चलाई जाती है कि एक तबके को नाराज किया जाए, जब समाज में नफरत फैलाई जाए। केंद्र सरकार कोशिश करके सहयोगी दलों को संतुष्ट करें। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जदयू सेक्युलर पार्टी है और नीतीश कुमार सेक्युलर लीडर हैं। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के तेजस्वी यादव पर बीजेपी सांसद ने पलटवार किया है। आपको बता दूं कि वक्फ बिल को लेकर के बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने RJD नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ना तो शिक्षित है और न ही खुद शिक्षित होना चाहते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि देश में इस समय 37,03,000 एकड़ जमीन है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये ज़मीन कैसे बनी, लेकिन कुल पंजीकृत ज़मीन में से केवल 30,000 एकड़ ज़मीन बिहार में है। इसका मतलब है कि बिहार में देश की 10% आबादी इतनी ही मुस्लिम आबादी होने के बावजूद उसके पास 1% से भी कम ज़मीन है। बीजेपी सांसद ने सवाल करते हुए आगे कहा है कि क्या तेजस्वी यादव ये बताना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की नाजायज़ ज़मीनों पर अवैध कब्जे हैं या फिर धांधली से ज़मीनें बेची, जब वक्फ की संपत्ति अपने नाम करा ली उसे वे मुक्त नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा है कि आप यानी कि तेजस्वी यादव थोड़ा सा ज़रूर पढ़िए। हर 3 साल में दरभंगा में जो वक्फ का
चुनाव होता है वहाँ गोलियां चलती है। वहीं पर संजय जायसवाल ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान बताया है कि जब मैं बोर्ड का सदस्य बना तब मालूम हुआ कि उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अजमेर शरीफ की दरगाह का है। आज तक अजमेर शरीफ दरगाह को 1 रुपये भी दरभंगा से नहीं भेजा गया, जब बाकायदा रजिस्टर्ड वक्फ है अजमेर शरीफ दरगाह के लिए, जिसका तेजस्वी यादव जिक्र कर रहे थे। वो वक्फ की संपत्तियां हैं, सभी संपत्तियों पर नाजायज कब्जा करके लोगों ने शॉपिंग मॉल बना दिया है। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही ये बिल देश भर में लागू हो गया है, लेकिन बिहार में इसे लेकर के राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी यादव के वक्फ पर दिए गए बयान पर सम्राट चौधरी ने ज्ञान देने की नसीहत दे डाली है। जब तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हुआ है, जब बिहार विधानसभा से नहीं। तेजस्वी यादव को ज्ञान नहीं है, लालू परिवार को ये समझना होगा कि ये कोई पशुपालन घोटाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि जब विधानसभा से पास ही नहीं हुआ तो फिर तेजस्वी इसे कैसे फेंक सकते हैं, उन्हें पहले ज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों, बिहार सरकार ने हाल ही में जमीन से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण आदेश लागू किए हैं, जो राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने और फिर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हैं। अब बिहार में जमीन के सभी मालिकों को अपनी जमाबंदी को आधार कार्ड और फिर मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम से जमीन से संबंधित कार्यों में सुधार होगा और फिर फर्जीवाड़े पर काबू पाया जा सकता है। वहीं पर यह नया आदेश बिहार में जमीन से जुड़े हुए सभी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। जब जमाबंदी को आधार कार्ड और फिर मोबाइल नंबर से लिंक किया जाएगा तो फिर इससे जमीन मालिकों की पहचान सुनिश्चित होगी और फिर जमीन के रिकॉर्ड में किसी प्रकार की गलत जानकारी या धोखाधड़ी से रोका जा सकेगा। इससे जमीन से संबंधित सभी सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कम होगा। तो पर अगर कोई व्यक्ति अपनी जमाबंदी को आधार से लिंक नहीं कराता तो फिर उसकी जमाबंदी को अंचल कार्यालय द्वारा लॉक किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को अपनी जमीन से संबंधित किसी भी सरकारी सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर के जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पार्टी में कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये कोई पहली बार संशोधन नहीं हुआ है, इससे पहले भी संशोधन हो चुका है। जब उन्होंने दावा किया है कि बिहार के पसमानंदा मुसलमानों के बीच अब बेहतर काम हो पाएगा। जब पटना में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान जदयू नेता ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक लाने का उद्देश्य गरीब मुसलमानों को इसकी सही सुविधा देना। जब जेपीसी बनी तो फिर हमारी पार्टी के लोग भी थे, मुस्लिम समाज के लोग भी नीतीश कुमार से मिले हैं। उन्होंने दावा किया है कि बिहार के पसमानंदा मुसलमानों के बीच अब बेहतर काम हो पाएगा। जब पटना में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान जदयू नेता ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक लाने का उद्देश्य गरीब मुसलमानों को इसकी सही सुविधा देना है। जेपीसी बनी तो फिर हमारी पार्टी के लोग ही थे, मुस्लिम समाज के लोग भी नीतीश कुमार से मिले। वहीं पर संजय झा ने सवालिया लहजे में कहा है कि बिहार में सबसे अधिक पसमानंदा समाज के मुसलमान हैं, लेकिन क्या वक्फ से उनके बीच कोई काम हुआ है? अस्पताल बना है, स्कूल खुला है? उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि इसे लेकर के जदयू में कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2005 के पहले पंचायत चुनाव में आरक्षण था, जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तब आरक्षण मिला। पसमानंदा समाज के लोग आज मुखिया और फिर पंचायत समिति के सदस्य बने हुए हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही देन है। नीतीश कुमार का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है। दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान समेत कुल 14 देशों के वीज़ा पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये रोक व्यापारिक, पारिवारिक और फिर उम्रा वीज़ा पर भी प्रभावी होगा। जब बताया जा रहा है कि ये निर्णय क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व वाली सरकार ने इसलिए लिया है ताकि बिना रजिस्ट्रेशन के अन्य देशों के लोग हज में हिस्सा ना ले सके। ये प्रतिबंध अस्थायी है और फिर केवल हज सीजन यानी कि जून मध्य तक लागू रहेगा। हज के समाप्त होने के बाद वीज़ा प्रक्रिया दोबारा सामान्य रूप से शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि सऊदी अरब के अधिकारियों के अनुसार विदेशी जायरीन 13 अप्रैल तक ही उम्रा वीज़ा पर देश में प्रवेश कर सकेंगे। इसके बाद उम्रा वीज़ा जारी करना अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस साल अस्थायी वीज़ा प्रतिबंध का निर्णय लिया है, क्योंकि पिछले साल हज के दौरान हुई भगदड़ में 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। वहीं पर मृतकों में बड़ी संख्या उन यात्रियों की थी जिन्होंने बिना आधिकारिक पंजीकरण के हज किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष बिना रजिस्ट्रेशन वाले हज यात्रियों को रोकने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है।
दोस्तों तमाम कयासों और फिर अटकलों के बीच बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने राबड़ी आवास पहुंचे, जब उनके साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई है। हालांकि पिछले कई दिनों से राजद और फिर कांग्रेस के बीच खींचतान की स्थिति बनी हुई है, जब दोनों के बीच कोल्ड वार की आशंका जताई जा रही थी। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इसके पहले भी बिहार कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद कृष्ण अल्लावरू ने पहली बार शनिवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। दोनों की ये मुलाकात नई दिल्ली एम्स में हुई थी, जहां पर कृष्ण अल्लावरू लालू यादव का कुलक्षेम जानने के लिए पहुंचे थे।